गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद हो गए आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग तो हमको जानते हो कि मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी देने आता रहता हूँ। तो आज की एक जानकारी क्या है? एलओसी। एलओसी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, जो एक आज़ादी के बाद से अभी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक तनावपूर्ण संबंध दिखने लगते हैं, जिसने आज़ादी के बाद से वर्तमान तक की एक समस्याएं पैदा की हैं। तो चलिए आज हम एलओसी पे बात करते हैं और एलओसी को समझते हैं। एलओसी क्या है और ये रेखा क्यों बनी थी? तो सबसे पहले देखते हैं एलओसी क्या है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। सर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को समझते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, तो पाकिस्तान की धारणा थी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना। वहीं भारत भी आजाद हुआ था, पर भारत की अब धारणा थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को रूप में अपनाना, यानी कि सभी धर्मों को एक समान सद्भाव के रूप से देखना। लेकिन आजादी तो दोनों देशों को मिली, पर भारत में कुछ समस्याएं विद्यमान थी, जैसे कि कुछ रियासतें जिसका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, वो स्वतंत्र होकर रहना चाहती थी, जिसमें से मुख्य रूप से जूनागढ़, हैदराबाद। हैदरागढ़ के शासक इस्लाम थे, यानी कि मुसलमान थे, और जूनागढ़ के भी राजा मुसलमान थे। लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू थी। यहाँ की आबादी भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन यहाँ के राजा पाकिस्तान में। भौगोलिक अगर दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से ये दो देश, यहाँ आपका हैदराबाद पड़ता है, यहाँ पर जूनागढ़ पड़ता है। यानी कि भूगोल से अगर देखें तो भूगोल में दोनों देशों की रियासतें कहाँ दिखाई पड़ती? भारत में। तो ये पाकिस्तान के साथ कैसे शामिल हो जाएंगे, ये एक समस्या थी। इसलिए भारतीय कूटनीति ने जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह यानी कि वहां पर जनता के द्वारा पूछा गया कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो जूनागढ़ ने भारत का साथ दिया। तो जो यहाँ का राजा था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। वही इसके विपरीत यहाँ हैदराबाद में जो राजा था वो इस्लाम अपनाता था, यानी वो मुसलमान था। वो या तो स्वतंत्र होकर रहना चाहता था या तो वो पाकिस्तान के जाना चाहता था। तो भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो एक सैन्य अभियान था जिसने हैदराबाद में एक सैन्य कार्रवाई करी और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब दो रियासतें यानी हैदराबाद, जूनागढ़ भारत में शामिल हो गए। लेकिन अभी भी एक रियासत है जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को संचालित कर रहा था। लेकिन जब ये दोनों रियासतें भारत में शामिल हो गई तो भारत का पड़ोसी देश कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान ने क्या करा? अपने सेना के जो जवान थे उन्होंने कबीले के रूप में पाकिस्तान कबीले के रूप में भारत में भेज दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर में भेज दिया। और जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने क्रूरता करना स्टार्ट कर दी, यानी अत्याचार, बलात्कार, किसी को मारना, किसी को पीटना, तरह तरह की प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। वहां के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने अब भारत से गुहार लगा कि अरे हमारी आप मदद कीजिए, नहीं तो ये पाकिस्तान वाले हमको मार डालेंगे। तो भारत ने मना कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। अगर भारत जम्मू कश्मीर की मदद करता तो वो कहीं ना कहीं एक बर्ड वॉर की ओर अग्रसित हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ये जम्मू कश्मीर का मामला था। भारत में इसका कोई भी हस्तक्षेप करना सही नहीं था। इसलिए फिर लोगों ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को समझाया था क्यों ना भारत के साथ अगर हो जाते हैं तो भारत की का कर्तव्य हो जाएगा कि वो आपकी रक्षा कर सके। तो वहां के राजा को ये बात समझ में आई और राजा ने कहा कि ठीक है, हम भारत के साथ अब शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? 26 अक्टूबर 1947 को एक दस्तावेज जारी किया और जिसमें साफ साफ कहा गया कि मैं जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत के साथ अपने राज्य को सौंपता हूं। अब भारत की रक्षा है कि जम्मू कश्मीर की वो रक्षा करे। फिर क्या था? भारत की सेना बस इतना ही संदेश लेके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पहुंच गई और पाकिस्तान के सेना को इतना मारा कि उनको पीछे करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय माउंटबेटन भारत में ही थे। माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया कि क्यों ना ये आप मुद्दा यूएन में उठाते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन में उठाइए। यूनाइटेड नेशन में अगर आप उठाएंगे ये मुद्दा तो भारत की छवि और अच्छी होगी और पाकिस्तान ने अगर ये गलत किया है तो पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी होगी।
माउंटबेटन ने सुझाव दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये बात आप सही कह रहे हैं, क्यों ना हम इस मुद्दे को यूएन में उठाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए? यूएन चले गए, यहाँ की यूनाइटेड नेशन में चले गए। अब 1947 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो देश एक शक्ति के रूप में उभरे, जिसका एक नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक देश थे सोवियत संघ। सोवियत संघ की सोच थी साम्यवादी, यानी समानता का अधिकार। वहीं पर उन्होंने और वही संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? पूंजीवादी अपनाई, यानी पूंजीवादी हो गए उनको बढ़ावा देना। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, यानी कि अमेरिका की पूंजीवादी धारणा को अपनाना चाहा, लेकिन वो फेल हो चुके थे। लेकिन यूएसए किसके साथ में था? पाकिस्तान के साथ था। और यूनाइटेड नेशन का कार्यालय मुख्यालय कहाँ पे था? अमेरिका में था। तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट इस युद्ध में किसको मदद मिली? पाकिस्तान को मिली। क्यों मिली? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि दोनों ही देश जहां पर वहीं रुक जाएं, ना कोई आगे बढ़ेगा ना कोई पीछे पड़ेगा। यानी कि अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो दोनों के देश, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, दोनों देश यहाँ आ गए, यानी भारत की सेना यहाँ थी और पाकिस्तान की सेना थी। यही कि दोनों देशों ने अपने सीज फायर कर दिया, यानी कि सीमा को पे विराम लगा दिया और यहीं रुक गए। इसी रेखा को क्या बोल दिया गया? एलओसी। हालांकि ये एलओसी का उद्गम हुआ था, आधिकारिक रूप से अपनाई नहीं गई थी, लेकिन समय बीतता गया, चीजें होती गई। एक समय आता 1971। 1971 में क्या होता है कि पाकिस्तान का जो इलाका था पूर्व का, जिसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, वो वर्तमान का बांग्लादेश, वहां पर क्या हुआ? पाकिस्तान के जो लोग थे वे अपने को बड़ा उच्च मानते थे। वो कहते थे कि हम उच्च, ये निम्न है, यानी कि भेदभाव करने लगे थे। वहां की महिलाओं के साथ, वहां के बच्चों के साथ, उनके साथ मारना पीटना, उनका बलात्कार करना, तरह के फंडे अपनाते थे, जिससे कि क्रूरता उनको वहां के लोगों को दिखने लगी। उन्होंने भारत से गुहार लगाया कि हमारी आप मदद कीजिए। भारत ने क्या किया? मदद की उनकी, और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक वेस्ट एक ईस्ट। ईस्ट पाकिस्तान को बोल दिया गया आज का वर्तमान बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ही है। लेकिन तो फिर क्या होता है 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाता है, तब 1972 में एक समझौता होता है शिमला में, जिसका नाम का है शिमला समझौता। उस समझौते में एलओसी को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को बनाया जाता है, जिसका नाम है एलओसी। हालांकि ये आज इतना चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इससे पहले जो भी भारत ने स्ट्राइक की थी, चाहे तो उरी हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें क्या हुआ था कि उरी में और सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने क्या किया था? एलओसी में ही जाकर पाकिस्तान की जो आतंकवादी अड्डे थे उस पर अटैक किया था। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? पाकिस्तान के जो सीमा के अंदर यानी लाहौर में आतंकवादियों के अड्डे बने थे उस पर अटैक किया था। इसलिए आज ये एलओसी भी चर्चा में आ जाता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उनके पास एक हाथ में कटोरा है और एक हाथ में परमाणु बम। कटोरा सबके आगे फैल जाता है, बम किसी के आगे फूटता नहीं है। तो एक ऐसा देश है। ये युद्ध हारने के बाद भी ये कहते हैं कि हम जीते। ये तो कहो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच लाइव आते हैं, नहीं तो ये तो हमेशा यही कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को इतना हराया, हमने इंडिया को ये किया, हमने इंडिया को, इंडिया भी नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं, यानी बोलने की भी तमीज नहीं है। और इन्हें क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर। और बार बार किसकी धमकी देते हैं? न्यूक्लियर पावर है हम। ऐसे ऐसे देश है, यानी भिखारी देश है, तो इनकी बातों को दिल पे ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए एलओसी के आज विषय पे चर्चा हुई। उम्मीद है कि आज आपको एलओसी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलओसी की जो भी पृष्ठभूमि थी 1947 से लेकर 1971 तक कैसे कैसे चीजें घटित हुई हैं, यानी कि 1947 के कश्मीर संघर्ष में इसका उद्गम हुआ और 1972 शिमला समझौते के तहत इस रेखा का आधिकारिक रूप की मान्यता दी गई थी। उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।